साल 2001 गुजरात में आए भूकंप के पीड़ितों को संभाल ना पाने के कारण गुजरात भाजपा सरकार की बदनामी होने लगती है। इस बीच साबरकांडा लोकसभा सीट और साबरमती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। अगले एक साल के भीतर ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। वैसे में अपनी सरकार की बदनामी होते देख लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। मोदी को सीधे दिल्ली से गुजरात लाकर सीएम बना देने के फैसले से गुजरात भाजपा के सीनियर नेता खुश नहीं होते हैं। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी न किसी विधानसभा से चुनाव लड़कर उन्हें विधायक बनना था, क्योंकि ये इसलिए हमारे संविधान के हिसाब से सीएम बनने के लिए विधायक होना जरूरी होता है और पीएम बनने के लिए सांसद होना जरूरी होता है। मोदी को विधायक बनाने के लिए गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता वजुभाई ने अपनी राजकोट विधानसभा सीट खाली कर दी। अपने पहले ही उपचुनाव में मोदी ने विवादित बयान देते हुए कहा, कांग्रेस वाले इटली की एक महिला को अपना मान सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक माटी के बेटे को बाहरी मानते हैं। प्रो भाजपा सीट होने के बावजूद राजकोट विधानसभा सीट पर मोदी की जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की मात्र 14,728 वोटों से जीत हुई, जबकि इसी सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा डबल मार्जिन से चुनाव जीती थी। राजकोट सहित 3 सीटों पर हुए इन उपचुनाव में 2 अन्य सीटों महुआ और सयाजीगुंज पर कांग्रेस जीत जाती है। ये दोनों सीटें भी पहले भाजपा के पास थी। ऊपर से पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। ये भाजपा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। मोदी को गुजरात का नया सीएम बनाने के बाद भी भाजपा को उपचुनाव में बुरी तरह से हार मिलना जारी था। माना जाने लगा कि 2003 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गुजरात सरकार में वापस आ जाएगी, लेकिन इन उपचुनाव के 70 घंटे के भीतर ही 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में एक ऐसी घटना होती है जो गुजरात में भाजपा और मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है। इस घटना का नाम था गोधरा कांड, जिसने गुजरात की नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति मंच बदल दिया। आखिर कैसे गोधरा कांड को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैरियर के लिए इस्तेमाल किया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों के माहौल में गुजरात गौरव यात्रा निकालकर मोदी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से भी अधिक ताकतवर बन गए, कैसे मोदी ने दंगों के पीड़ितों के कैंप्स को बच्चे पालने के केंद्र जैसा बयान दिया, मोदी ने हेलेन पांड्या जैसे अपने पुराने मित्रों का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया, कैसे गोधरा कांड गुजरात दंगों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने अगले 15 साल तक गुजरात पर राज किया और कैसे फिर उसी गुजरात मॉडल पर चढ़कर देश की राजनीति में शीर्ष पर पहुंच गए। 27 फरवरी 2002 के दिन हुए गोधरा कांड के बाद ही गुजरात में एंटी मुस्लिम माहौल बनने लगे। गुजरात में पहले से ही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन राम मंदिर आंदोलन की आड़ में एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे थे। गोधरा कांड उनके लिए एक ऐसी घटना के रूप में आया मानो उनकी लंबे वक्त से प्रतीक्षा थी, जिसके आधार पर वे समूचे भारत के मुसलमानों की छवि गढ़ सकते थे। गोधरा कांड की शाम ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड वाले दिन ही एंटी मुस्लिम घटनाएं सामने आने लगती हैं। खुफिया सूचनाएं आने लगती है कि अगर कल विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद के दौरान कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया विभाग के आईपीएस संजय भट्ट ने भी पहले ही सूचित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि गोधरा कांड कैसे उनके कैरियर में एक ऐसी संजीवनी लेकर आया है जो उनके राजनीतिक जीवन को अमर कर सकती है। गोधरा कांड की खबर मिलते ही मोदी गोधरा जाते हैं। गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद के ढेर में बैठा हुआ था, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। इसलिए गोधरा कांड जैसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम यह था कि वे गोधरा कांड के अपराधियों को पकड़े और उन्हें कानून में निर्धारित सबसे कठोर से कठोर सजा दिलाते। साथ ही प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करते कि कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे गुजरात को दंगा में ना ढकेल दे। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से अगले दिन ही गोधरा कांड के पीड़ितों के 100 को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इससे आम हिंदू जनता भड़क जाती है और मुस्लिमों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। टीवी चैनलों ने पूरे मामले को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पहली बार देश में दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है।
28 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार 3 दिन तक मुसलमानों के घरों पर हुए एक तरफा हमलों के दौरान राज्य मशीनरी एकदम गायब रहती है। इस संहार में लोगों के घर के एक एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है। जिनका गोधरा कांड से संबंध तो दूर, वो अपने जीवन में कभी गोधरा नहीं गए। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ और दिन तक हिंसात्मक घटनाएं जारी रहती है। दंगों के दौरान ही 1 मार्च 2002 को जी न्यूज टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने संयमित बयान देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह डाली। मोदी ने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया की चैन चल रही है। हम चाहते हैं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो। मोदी के बयानों से साफ है कि भाजपा और उससे जुड़े विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय इस घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल उत्तेजित करने के मूड में थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा से भी अधिक यानी 40 गुना हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे गए। मोदी के ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक नीलारंजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद वायलेंस नहीं होता तो नरेंद्र मोदी वो ना होते जो आज है, और शायद तब उनके ऊपर ये बायोग्राफी नहीं लिखी जाती। गुजरात दंगों से पहले विश्व हिंदू परिषद गुजरात की असली बॉस थी। असली बॉस मोदी नहीं थे, बल्कि परमीर तोगड़िया थे, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। तोगड़िया के आगे कई मंत्री नतमस्तक होते थे। राम मंदिर आंदोलन के कारण 80 और 90 के दशक में ही आरएसएस के संगठनों, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में अपना एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान सड़कों पर घूमने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही थे जो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। गुजरात दंगों के बाद मोदी भी हिंदू मसीहा के रूप में स्थापित हो गए और बाद के सालों में उन्होंने परवीन तोगड़िया पर भी नियंत्रण पा लिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए, परवीन तोगड़िया को भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया। जैसे उन्होंने केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वागले, अडवाणी और उमा भारती जैसे नेताओं को ठिकाने लगाया। केशुभाई पटेल के हटाए जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले केशुभाई पटेल के करीबी नेताओं को ही साइडलाइन करना शुरू किया, जिनमें से एक थे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या। इससे पहले मोदी और हरेन पांड्या राजनीतिक मित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोदी और हरेन पांड्या के समीकरण बदलते जाते। जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में कंसर्ट सिटीजन ट्रिब्यूनल गुजरात दंगों की जांच करने लगा तो 2002 में हरेन पांड्या ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस कमेटी के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन मोदी के खुफिया तंत्र के माध्यम से ये खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवां मैगजीन के अनुसार रिटर्न रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिए कि दंगों की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग पैनल पर नजर रखे, यानी उस जांच समिति पर नजर रखे। इस बात को गुजरात इंटेलिजेंस के डीजी ने अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसी रजिस्टर की 7 जून 2002 के दिन की एंट्री के मुताबिक पीके मिश्रा ने हरेन भाई पांड्या के नंबर को ट्रैक करने के लिए दिया। हरेन पांड्या की गवाही के बाद एक खबर मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दी है कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री के यहाँ एक मीटिंग हुई, जिसमें मोदी ने गुजरात के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हिंदुओं को अपना आक्रोश निकालने दें। इसके बाद 2 महीने के अंदर ही मोदी ने हरेन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे मोदी ने हरेन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से निपटा दिया। कैसे निपटाया, इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में सबसे अधिक ताकतवर नेता बना दिया। खुद वाजपेयी मोदी को लेकर सहज नहीं थे। गुजरात दंगे के करीब 1 महीने के बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी ने समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी को सार्वजनिक मंच पर राज धर्म निभाने की सलाह भी दी। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। भाजपा के अंदर वाजपेयी भी मोदी को गुजरात सीएम पोस्ट से हटाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन मोदी को अडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अप्रैल 2002 में गोवा के पणजी में मोदी का भाग्य तय करने के लिए आलीशान मैरिटल होटल में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक में मोदी ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा मोदी के इस इस्तीफे देने की बात को
संकट की घड़ी में अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए पार्टी को बाध्य करने की रणनीति के रूप में देखा गया। आरएसएस पूरी तरह से मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। आडवाणी ने भी साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं कर पाएगी। पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी एक किताब में लिखते हैं कि आडवाणी के भाषण का लबोलुभाव ये था कि मोदी अब हमारे कैडर के हीरो हैं। वही प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता भी थी कि गुजरात दंगों के कारण कहीं उनके एनडीए गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे सेक्युलर पार्टियों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। इससे केंद्र की सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन अंत में आडवाणी मोदी के काम आते हैं। मोदी की स्थिति को अस्वीकार कर दिया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, आडवाणी और अरुण जेटली सब मोदी की साइड में खड़े हो जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे तो इस लेवल पर मोदी के साथ थे कि अगर केंद्र में वाजपेयी की सरकार भी गिर जाए तब भी उन्होंने मोदी को बचाने के लिए निर्देश दिए। भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को मोदी की तरफ से देख अंत में वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया और इस मीटिंग में भाषण देते हुए कहा, इंडोनेशिया, मलेशिया जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वे सद्भाव से नहीं रहना चाहते हैं, समाज से घुलते मिलते नहीं है, उन्हें शांति से रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता के पाठ की जरूरत नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों के आने से पहले भी भारत धर्मनिरपेक्ष था। वो वाजपेयी जो मोदी को गुजरात के सीएम पद से हटाने की सोच रहे थे, वो मोदी के लाइन पर चलने लगते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह दुर्लभ है कि एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के लाइन पर चलना पड़ रहा था। मोदी जो राजकोट में 15 साल से जीती आ रही भाजपा की सीट पर जैसे तैसे चुनाव जीत सके थे, वे एक घटना के बाद हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। मैरियट होटल में मोदी के इस्तीफे की पेशकश ने भाजपा के कैडर में उत्साह बढ़ा दिया। मैरियट होटल में मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। मोदी ने भी मीडिया के सवालों का चतुराई से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई पत्रकार उनसे गुजरात पर प्रश्न करता तो मोदी कहते कि ये गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह मोदी ने खुद को पूरे गुजरात ब्रांड के एक प्रतिनिधि के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। मोदी पर सवाल को बड़ी ही आसानी से गुजरात राज्य के सम्मान से जोड़ते, जैसे बिहार में वो माँ वाले बयान पर लोगों का ऐसे ध्यान खींचा कि लगभग पूरे देश को लगा कि राहुल गांधी ने उनकी माँ को गाली दी या किसी बड़े नेता ने मोदी की मां को गाली दी। लेकिन सच्चाई तो अब सामने आ ही गई। गाली देने वाला कोई बड़ा नेता नहीं था, वो खुद बिहार का सिर्फ एक वोटर था। फिलहाल मोदी की ट्रिक भी काम आई। मोदी ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे फेक सेकुलरिज्म वाली मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, इस्लामिक आतंकवादी उनकी जान लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। इस तरह मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को ही अपने ऊपर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब मोदी खुद को और पावरफुल बनाने के लिए गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा की तरह गुजरात में एक यात्रा निकालने के लिए प्लान करने लगते हैं। जून 2002 में गुजरात भाजपा के नेता अहमदाबाद में मिलते हैं, जहां भावी गुजरात यात्रा का प्लान बनाया जाता है। इस यात्रा को गुजरात गौरव यात्रा का नाम दिया गया। गुजरात दंगों को अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए थे कि मोदी ने गुजराती अस्मिता के नाम पर गौरव यात्रा की तैयारी कर ली थी, जो 10 फेज में पूरी होनी थी। गुजरात दंगों के बाद गुजरात सांप्रदायिक आधार पर बढ़ चुका था। फरवरी 2003 में गुजरात में चुनाव होने थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं था। गुजरात में राजनीतिक माहौल पहले से ही बेहद गर्म था। 2002 के दंगों के बाद पूरे देश में उनकी छवि विवादित हो चुकी थी। विपक्ष लगातार उन पर कटाक्ष कर रहा था, मीडिया में उन्हें जमकर घेरा जा रहा था और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस बढ़ रहा था। ऐसे समय में मोदी चाहते थे कि चुनाव जितना जल्दी हो सके हो जाए। उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक विवाद से बचते हुए अपनी पकड़ को मजबूत करना भी था। वे जानते थे कि अगर चुनाव समय पर यानी फरवरी 2003 में हुए तो विपक्ष को पूरी तैयारी का मौका मिल जाएगा। कई ऐसे मुद्दे उभर सकते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए मोदी के अंदर एक रणनीति पैदा हो गई, चुनाव को जल्दी करवाने की योजना। उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, राजनीतिक दलों को साधने का काम तेज किया और पार्टी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत की। इस तरह से वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि विपक्ष को तैयारी का पर्याप्त समय न मिल सके। चुनाव जल्दी कराकर वे अपनी सत्ता को सुरक्षित करना चाहते थे। मार्च 1998 में बनी भाजपा सरकार, जिसमें केशुभाई पटेल
और बाद में मोदी सीएम बनाए गए उस विधानसभा का पूरा कार्यकाल यानी पूरे 5 साल मार्च 2003 में पूरे होने थे। लेकिन मोदी जल्द से जल्द चुनाव चाहते थे, इसलिए 19 जुलाई 2002 के दिन मोदी ने गुजरात के राज्यपाल एस भंडारी को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा भंग करने के लिए कह दिया। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल ने अगली सरकार बनने तक मोदी को ही केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। गवर्नर एस भंडारी भी मोदी की तरह ही आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इस तरह चुनाव से 9 महीने पहले ही गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई ताकि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बाद सांप्रदायिक आधार पर बटे गुजरात में वोट की फसल काटी जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के उस वक्त की खबर के मुताबिक मोदी ने केंद्र चुनाव आयोग से कहा कि राज्य में जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि गुजरात में अभी चुनाव करने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन उस वक्त भी केंद्र में भी भाजपा के वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए अरुण जेटली भी चुनाव आयोग से खुद मीटिंग करके गुजरात में जल्दी से जल्दी चुनाव करने का दबाव डालते हैं। चुनाव आयुक्त ने जेटली से कहा कि वह जल्दी चुनाव कराने से पहले गुजरात राज्य का असेसमेंट करेंगे ताकि ये देख सके कि स्थिति कैसी है। मोदी के जल्दी चुनाव करवाने के चाह के कारण 121 रिलीफ कैंप को बंद कर दिया जाता है। मोदी इन रिलीफ कैंपों को बंद करवाकर चुनाव आयोग को ये दिखाना चाहते थे कि गुजरात में सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2002 के दिन कहा कि अभी गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए अभी चुनाव में कुछ देरी है। ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जिसे मोदी ने चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गुजरात दंगों के समय साल 2002 और 2003 में गुजरात खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस श्री कुमार ने गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी को दिए अपने एफिडेविट में बताया है कैसे जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए मोदी ने अधिकारियों पर दबाव डाला। गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर फेवरेबल रिपोर्ट दे, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट दे कि ग्राउंड पर सब अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चुनाव आयोग जल्द से जल्द गुजरात में चुनाव का ऐलान कर दे। आईपीएस श्री कुमार ने 9 अगस्त 2002 के दिन हुई चीफ इलेक्शन कमीशन यानी जेएम लिंगडो की एक मीटिंग का जिक्र भी किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगडो ने गुजरात सरकार के होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर पर गलत फैक्ट प्रोजेक्ट करने के लिए फटकार लगाई थी। इस मीटिंग के 7वें दिन के बाद चुनाव आयुक्त लिंगडो द्वारा जारी हुए एक आदेश में कहा गया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरबी श्री कुमार ने चुनाव आयोग के समक्ष कहा कि राज्य के 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 154 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 151 कस्बे और 993 गांव दंगों से अफेक्टेड थे। ये अन्य अधिकारियों के दावों को गलत साबित करता है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक चुनाव ना कराने की बात कही, लेकिन मोदी पूरे इलेक्शन मोड में चले जाते हैं। गुजरात दंगों के माहौल में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी ने सितंबर 2002 में ही गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात की छवि पर हो रही कथित हमले पर जवाब देना था, लेकिन असल में यात्रा हिंदुओं के सामने खुद को उनके रक्षक के रूप में दिखाना था, ताकि गुजराती बहुसंख्यक समाज मोदी का वोटर बन जाए। कुछ महीने पहले जिस राज्य में नरसंहार हुए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उस माहौल में भी नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी चुनाव कराने के लिए बंद किए गए राहत शिविरों यानी रिलीफ कैंपों को लेकर मोदी ने बयानबाजी तेज कर दी। मोदी ने कहा, क्या हम राहत शिविर चलाएं? क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए? हम दृढ़ संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति पर चलकर प्रगति हासिल करना चाहते हैं। हम 5 और हमारे 25 किसके नाम पर ऐसा विकास किया जा रहा है? क्या गुजरात परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकता? हमारे रास्ते में कौन सा रोड़ा आ रहा है? कौन सा धार्मिक पंथ आड़े आ रहा है? गरीबों तक पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर कुछ लोग बच्चे पैदा करते चले गए तो बच्चे साइकिल पंचर मरम्मत ही करेंगे। ऐसे लगता है ये बयान कोई नफरती चिंटू दे रहा है, लेकिन ये भाषण मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा आदमी दे रहा था। मोदी समय से पहले चुनाव करवाने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे कि तुरंत चुनाव कराने से इनकार करने वाले चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस वक्त जेम्स लिंगडो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन मोदी चुनाव आयुक्त जेम्स लिंगडो को माइकल लिंगडो कहकर पुकारने लगे। इसके पीछे मोदी का मकसद चुनाव आयुक्त को एक ईसाई की तरह दिखाना था और ये भी दिखाना था कि कैसे एक ईसाई एक हिंदू मोदी के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।
मोदी ने सत्ता और जन समर्थन पाने के लिए कभी भी राजनीतिक लोग लाज या लक्ष्मण रेखा को पार करने में शर्म नहीं की। गौरव यात्रा के पहले ही दिन मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निहायती ऊंची टिप्पणी की। मोदी ने सोनिया गांधी को इटली की बेटी कहते हुए कहा कि कांग्रेस इटली का चश्मा पहनकर सत्ता में वापस नहीं आ सकती। मोदी ने सोनिया गांधी के धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रोमन पोप की सलाह लेती हैं। कुछ ही महीने पहले ही सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए, उनके लिए एक मुख्यमंत्री किस तरह के बयान दे रहे थे। वे लोग जिनके घर के सभी सदस्य उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए गए, उनकी आंखों के आगे जिनके घर उजाड़ दिए गए, उन पीड़ितों को लेकर मोदी कैसा बयान देते हैं कि क्या मुझे वहां बच्चे पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए। हम 5 और हमारे 25 ऐसे बयान, वो भी एक मुख्यमंत्री के मुंह से। एक तरफ मोदी गुजरात गौरव यात्रा के बहाने गुजरात का माहौल खराब करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के इतने संवेदनशील वक्त में गौरव यात्रा निकालने के पक्ष में नहीं थे। वहीं आडवाणी भी मोदी के भड़काऊ बयानों से खुश नहीं थे, लेकिन मोदी की इस गौरव यात्रा को ग्राउंड पर बहुत समर्थन मिला। गुजरात की 182 विधानसभा में से 165 विधानसभाओं से होकर गुजरी इस यात्रा के दौरान ही मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक और मसीहा के रूप में स्थापित हो गए। मोदी ऐसे हिंदू आइकन बन गए जिनका सपोर्ट हर कास्ट में था। मोदी गौरव यात्रा के नाम पर गुजरात दंगों और गोधरा कांड के माहौल को बनाए रखना चाहते थे। इस यात्रा के 7 फेज पूरे हो चुके थे और मोदी 8वें फेज की यात्रा कर रहे थे। तभी 28 अक्टूबर 2002 के दिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। गुजरात में अब 12 दिसंबर 2002 के दिन वोटिंग होनी थी और काउंटिंग 15 दिसंबर के दिन होनी थी। आखिर मोदी जो चाहते थे वो थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी तय समय से पहले होने जा रहा था। 2001 के अक्टूबर महीने में गुजरात का सीएम बनकर आए मोदी और अब के मोदी में जमीन और आसमान का अंतर था। मोदी गुजरात भाजपा को अपने हाथ में ले चुके थे और भाजपा के पुराने नेताओं को धीरे धीरे साइड कर चुके थे। अब वक्त था उन्हें हरेन पांड्या से बदला लेने का, जिन्होंने मोदी के लिए एलिस ब्रिज सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अहमदाबाद के जिस एलिस ब्रिज सीट से हरेन पांड्या पिछले 15 साल से चुनाव जीते आ रहे थे, मोदी ने उस सीट को अब हरेन पांड्या को देने से इनकार कर दिया। अब हरेन पांड्या पहले से जितने मजबूत नहीं रह गए थे। पहले वो मोदी के बराबर की कद के नेता थे, लेकिन अब मोदी हिंदुत्व के हीरो बन चुके थे। आरएसएस और भाजपा दोनों की लीडरशिप ने मोदी को ये जीत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मोदी अड़ गए। विधानसभा चुनाव में बस अब 1 महीना बचा था। नवंबर 2002 में आरएसएस नेता मदन दास देवी, आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन और उनके डिप्टी मोहन भागवत और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश देने के लिए मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मोदी ने बात नहीं मानी। मदन दास देर रात तक मोदी के आवास पर रुकते हैं। कारवा मैगजीन से बातचीत में भाजपा के एक नेता ने कहा कि मोदी जानते थे कि मदन दास की बात वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए उन्हें अब आरएसएस हेडक्वार्टर और दिल्ली से कॉल आने लगेंगे। इसलिए उन्होंने 3 बजे सुबह ही वो शरीर में थकान का बहाना लगाकर गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। भाजपा के इस नेता ने आगे बताया कि इस खबर के मिलते ही हरेन पांड्या हॉस्पिटल पहुंच गए और मोदी से कहा कि कायरो की तरह मत सो, मुझे सीधे मना करने की हिम्मत रखो। आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दबाव के बावजूद मोदी ने हरेन पांड्या को उनकी सीट नहीं दी। इस तरह मोदी ने 1 साल के भीतर ही गुजरात में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और गृह मंत्री जैसे ताकतवर पद पर रहने वाले हरेन पांड्या का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। 12 दिसंबर 2002 के दिन गुजरात में वोटिंग होने जा रही थी। 12 दिसंबर के दिन गुजरात में करीब 50,000 शादियां भी होने जा रही थी। ये तो तय था कि भाजपा इन चुनाव को आसानी से जीत रही है, लेकिन ये पता नहीं था कि मार्जिन कितना होगा। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल ने एकदम लास्ट ओवर में मोदी को फुल टॉस जीत दे दी। ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल के मौलाना कसम अशरफ ने फतवा जारी करते हुए गुजराती मुस्लिमों को कहा कि अपनी 100% वोट कांग्रेस को करे। बस इसे ही मोदी ने पकड़ लिया और अब चुनावी मुद्दा बना लिया। अब मोदी ने अगले 3 महीने तक पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ इसी बयान को लेकर हिंदुओं से अपील की कि वे दादागिरी और फतवा बाबाओं को हराने के लिए 100% वोट करें। मोदी ने नारा दिया, पहले मतदान और फिर कन्यादान।
15 दिसंबर 2002 के दिन आए गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम ने मोदी की गौरव यात्रा पर मुहर लगा दी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से भाजपा को 127 सीटें मिलती है, वहीं कांग्रेस को 182 सीटों में से मात्र 51 सीटें ही आ सकी। इस तरह 22 दिसंबर 2002 के दिन मोदी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए। मोदी के साथ ही 9 कैबिनेट मंत्री ने भी शपथ ली और इसके साथ ही 6 नेताओं को राज्य मंत्री की भी शपथ दिलाई गई, जिनमें से एक थे अमित शाह, जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इधर हरेन पांड्या ने आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी अपने फायदे के लिए पार्टी को खत्म कर देंगे। मोदी द्वारा हरेन पांड्या जैसे सीनियर नेता को साइडलाइन किए जाने के बाद भाजपा की दिल्ली वाली लीडरशिप उन्हें अब गुजरात से दिल्ली बुलाने के लिए सोचने लगती है। जैसे 1995 में पहली बार गुजरात में भाजपा सरकार बनने के बाद शंकर सिंह वाघेला बनाम केशुभाई पटेल प्लस मोदी की आंतरिक लड़ाई को खत्म करने के लिए मोदी को दिल्ली बुला लिया गया, वैसे ही अब मोदी से लड़ाई खत्म करवाने के लिए भाजपा की टॉप लीडरशिप ने हरेन पांड्या को दिल्ली बुलाने का डिसीजन कर लिया। गुजरात सरकार में मंत्री रहे गोवर्धन जादफिया ने कारवा मैगजीन को बताया कि मोदी को इस बात से भी डर था, क्योंकि मोदी जानते थे कि पांड्या अगर दिल्ली में रहेंगे तो भविष्य में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे खुद मोदी ने दिल्ली से आकर अपने ही सहयोगी केशुभाई पटेल को सीएम पद से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि गुजरात से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मोदी भाजपा के केंद्र नेतृत्व के अधिक पास आ गए थे। हरेन पांड्या का भी अब दिल्ली जाना तय हो चुका था और 3 महीने के बाद मार्च 2003 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हरेन पांड्या को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए एक फैक्स आता है। हरेन पांड्या को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके अगले ही दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हरेन पांड्या की सुबह ही कुछ हमलावरों ने रहस्यमयी ढंग से हत्या कर दी। हरेन पांड्या के बूढ़े पिता ने इस हत्या की साजिश के लिए सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया और सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका की जांच करने के लिए एक याचिका भी डाली। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इस याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दिया। उस वक्त गुजरात राज्य के खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस आरबी श्री कुमार ने कारवा मैगजीन के पत्रकार विनोद के जस से कहा कि हरेन पांड्या की गतिविधियों पर अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें रेगुलर बुलाया जाता था। कारवा मैगजीन के अनुसार गुजरात दंगों के वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे गोवर्धन जादफिया ने भी कहा, मैं नहीं कहता कि हरेन पांड्या को मोदी ने मरवाया, मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये सच है कि भाजपा में जो भी मोदी के खिलाफ बोला है वो या तो फिजिकली फिनिश कर दिया गया या वो पॉलिटिकली फिनिश कर दिया गया। हरेन पांड्या की हत्या की साजिश की जांच मोदी के अंदर आने वाली गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। इसका चार्ज डीजी बांजारा को दिया गया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और केंद्र के अंदर आने वाली सीबीआई और गुजरात पुलिस ने कहा कि हरेन पांड्या की हत्या में पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और दुबई की स्थिति अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस तरह हरेन पांड्या की हत्या मामले में 22 मुस्लिमों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन 8 साल के बाद सितंबर 2002 में गुजरात हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बाइज्जत हरेन पांड्या के केस से बरी कर दिया। जज ने कहा कि ऑफिसर ने मासूमों को फंसाया था, साथ ही पब्लिक मनी और अदालत का वक्त भी खराब किया। सवाल यह है कि आखिर गुजरात के गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरेन पांड्या की मौत की जांच सही से क्यों नहीं हो पाई, और ये ऐसा सवाल जिसका आज तक जवाब कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के प्रचार और भाजपा के ताकतवर नेता सुरेश जोशी को भी साइडलाइन कर दिया। गोधरा कांड और गोधरा दंगों ने मोदी को गुजरात में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अपनी पार्टी से भी बड़ा कर दिया। इसके बाद मोदी ने गुजरात चुनाव में जीत पर जीत दर्ज कराई। आज भी मोदी का गुजरात पर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए गुजरात में एकदम कठपुतली सीएम बनाए जाते हैं। आज हाल ये है कि भारत के अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। बहरहाल ये कहानी थी कि कैसे गुजरात दंगों और गोधरा कांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मोदी ने अपने राजनीतिक कैरियर के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया।